आपने उस वक्त जब पार्टी छोड़ा था तो उस वक्त कहा था कि अपमान मेरा हुआ है। अपमान किस लेवल पे हुआ था? लालू, राबड़ी, तेजस्वी या फिर स्थानीय जो संगठन था उस लेवल पे? कि लालू यादव जी ने कहा था कि आपको पार्टी को देखना है, आप परिवार के बड़े सदस्य हैं, लेकिन वहां पर दूसरा खेल हो रहा था। आपका कहना है कि तेज प्रताप की बातचीत लालू परिवार से हो रही है अभी? सभी भाई बहनों का, माता पिता का, सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते होंगे। अचानक से 15-20 दिन से नीतीश कुमार इतने एक्टिव क्यों हो गए? जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों का ये कहना है कि थोड़ा एक्टिव होंगे तभी बीजेपी जो है वो मानेगी कि हाँ सीएम पद के लिए अभी भी नीतीश कुमार ही हैं, अदरवाइज उनकी कुर्सी जा सकती है। अच्छा, उनको कुछ किसी बात का डर सता रहा है क्या? चेंज ऑफ गार्ड बिहार में होने वाला है क्या? तो आपको नंबर 1 नहीं बनना है, क्योंकि 2005 के बाद दूसरी बार आपके पास शायद 84 सीटें आई हैं। हम नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं। हम 84 और 89 के चक्कर में नहीं है, हम 202 के चक्कर में। नीतीश कुमार जी आज भी 24 घंटा में 20 घंटा 18 घंटा काम ही करते हैं। शांत कुमार को क्या राजनीति में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी के रूप में ही जेडीयू देख रही है या सिर्फ राजनीति में एंट्री करवा रही है? दलित का इतना बड़ा चेहरा है श्याम रजक, फिर बिहार की राजनीति में उनको उतना तवज्जो क्यों नहीं दिया गया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। फुलवारी से 7 बार के विधायक, दलित राजनीति का बड़ा नाम और बिहार की सत्ता के दोनों धड़ों आरजेडी और जेडीयू की अहम खिलाड़ी। कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे, फिर नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने। 2020 में भावावेश में जेडीयू छोड़ी, आरजेडी में गए, लेकिन अब फिर से नीतीश कुमार के वो साथ लौट आए हैं और उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है श्याम रजक जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम क्योंकि जो घटना है, जो अभी राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है, उसी से शुरू करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू नंबर 1 की पार्टी बनने की कवायद चल रही है जेडीयू के अंदर, इस पर सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी कि क्या चल रहा है जेडीयू में? देखिए, हम लोग के यहाँ कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सवाल नहीं है। सवाल हम लोगों ने चुनाव के पहले भी और विगत कई वर्षों से हम लोग एनडीए के बारे में सोचते थे और आज भी सोचते हैं, आगे भी सोचेंगे। एनडीए ही नंबर 1 है बिहार में और एनडीए ही नंबर 1 रहेगा, जिसके नेता आज भी नीतीश कुमार है, पहले भी नीतीश कुमार थे, आगे भी नीतीश कुमार रहेंगे। अच्छा, दिल्ली में अमित शाह के घर पर अमित शाह के घर पर दिल्ली में जेडीयू के 2 बड़े नेताओं की मुलाकात हुई, संजय झा और ललन सिंह अमित शाह से मिले। क्या सामने आई बात? क्या वहां पे चर्चा है? क्या कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच ये बातचीत है? क्या बात हुई अमित शाह और संजय झा, ललन सिंह में? देखिए, जो भी कुछ बात होती है उससे नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से वाकिफ रहते हैं और नीतीश कुमार जैसे ही मार्ग निर्देश लेकर के ही हमारे दोनों नेता, चाहे संजय झा जी जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और ललन सिंह जी जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री भी हैं, वो जाते हैं। वो उनका नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो जाना, और वो एक रूटीन वर्क है। वो जाते हैं, बातचीत करते हैं। गठबंधन का जब एक धर्म है, एक दूसरे के साथ संवाद कर करके सरकार चलानी है। जो हमारी संवाद है वहां तक जाए, उनकी संवाद है वो हमारे तक आए। इससे ज्यादा कुछ आप अन्यथा नहीं देंगे कि कोई राजनीतिक बात हो रही है, कोई उलट फेर का बात हो रही है। अब इसके बारे में कोई सोचने का कोई सवाल ही नहीं। 89 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, 85 हैं जेडीयू में, और जेडीयू से कई जो नीतीश कुमार हैं उनसे कई विधायक जो हैं, एआईएमआईएम की बात कर ले, आईपी गुप्ता की बात कर ले, बीएसपी के विधायक की बात कर ले, सब लोग मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में चर्चा होना तो लाजिम है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि विपक्ष भी नीतीश कुमार को नेता मानता, नीतीश कुमार के सहयोग बनना चाहता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन हमारा 202 है जिसके नेता नीतीश कुमार है, इसलिए और लोगों को तोड़ना ताड़ना ये हमारा सवाल नहीं। हम चुनाव में भी इस बात को कहा करते थे कि जो लोगों की जो लड़ाई है, एनडीए और महागठबंधन की जो बात करते हैं, हम कहते थे एक तरफ बात करने वाले लोग हैं, एक तरफ काम करने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी
और एनडीए काम करने में विश्वास करती है, और जो महागठबंधन है वो बात करने में विश्वास करती है। और आज भी वो इससे सीख नहीं ली है, आज भी बातों का ही बतंगड़ बनाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी आज भी 24 घंटा में 20 घंटा 18 घंटा काम ही करते हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। और जो हमारा जो इस 5 साल का जो हमारा जो विजन है कि हम बिहार को औद्योगिक निवेश करके औद्योगिक बिहार बनाएंगे, उद्योग का बिहार बनाएंगे, इसमें नीतीश कुमार लगे हैं और लोग इसके लिए सहयोग करना चाहते हैं, तो स्वागत है ऐसे लोगों का। लेकिन कोई तोड़ने ताड़ने में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। आपने आरजेडी का जिक्र किया, महागठबंधन का जिक्र किया, तो आप भी उनके साथ रह चुके हैं। तो आपने उस वक्त जब पार्टी छोड़ा था तो उस वक्त कहा था कि अपमान मेरा हुआ है। अपमान किस लेवल पे हुआ था? लालू, राबड़ी, तेजस्वी या फिर स्थानीय जो संगठन था उस लेवल पे? उस समय भी मैंने कहा था, शायद आप सुने होंगे, कि शतरंज का मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने कहा था कि शतरंज का मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। वो गोटियां चल रहे थे, मैं राजनीति में उनके प्रति समर्पित था। यही बात है कि वहां राजनीति होती है, हम तो समर्पित भाव से हैं, लेकिन उन्होंने उसको राजनीति के रूप में लिया और वो सिर्फ वहां परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद का ही पनपने लगा। जबकि लालू यादव जी ने कहा था कि आपको पार्टी को देखना है, आप परिवार के बड़े सदस्य हैं, लेकिन वहां पर दूसरा खेल हो रहा था, यूज एंड थ्रो वाली बात हो रही थी। तो फिर वहां रहने का कोई सवाल ही नहीं। जब वो विचार ही नहीं रहेगा, मैं विचार की राजनीति करता हूँ। 1974 से जब राजनीति में जब मैं कदम रखा, विचारों को लेकर के आया, नहीं तो मैं आज मिलिट्री अफसर रहता। मेरा शौक था बचपन से मिलिट्री अफसर बनना, लेकिन राजनीति में कदम कर लिया। तो जब भी मैं रहा, अपने विचारों के साथ रहा, विचारों में कभी समझौता नहीं किया। और यही कारण है कि मुझको राजद छोड़ना पड़ा। और नीतीश कुमार जी ने खुद मुझसे बात की और उन्होंने मुझे स्वीकार किया। इसके लिए मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय महासचिव की, तो आपको लगता है कि आरजेडी छोड़े आप इसलिए ऐसा रिवॉर्ड मिला? नहीं, मैं आरजेडी भी राष्ट्रीय महासचिव था। चंद्रशेखर जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता पार्टी के, जनता दल के, और जब समाजवादी जनता पार्टी, उस समय भी मैं राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का था। चंद्रशेखर जी के साथ भी मैं था, शरद यादव जी के साथ था, नीतीश कुमार जी के साथ था, लालू यादव के साथ था। इसलिए राष्ट्रीय महासचिव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो काम में विश्वास करता हूँ, जनता का। मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप एमएलए नहीं चुनिए, आप अपना सेवक चुनिए। और मैंने सेवक के रूप में ही काम किया है। पार्टी में मैं सेवा करता हूँ, अपने क्षेत्र में भी मैं सेवा करता हूँ। सेवक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज। अच्छा श्याम रजक जी, क्योंकि आप आरजेडी के साथ इतने लंबे समय तक रहे हैं, तो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे शिवानंद तिवारी के बारे में कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया जगदानंद सिंह के बारे में, संजय यादव के बारे में, उसके बाद जो सुनील सिंह हैं उन्होंने उन पर ही हमलावर हुए, वो उन्हीं पर तंज कसने लगे। तो क्या लग रहा है आरजेडी के भीतर जो मंथन हुआ है अभी चुनाव के बाद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि आपके भी तो पुराने मित्र होंगे कुछ वहां पे, क्या चल रहा है वहां? सारे लोग पुराने मित्र हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि वहां सिर्फ परिवार के अलावा कुछ नहीं। सारे लोग उनके सिर्फ पीछे चलने वाले लोग हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होना। शिवानंद तिवारी जी हम लोग के बड़े नेता है, समाजवादी आंदोलन के एक बड़े नाम है। हम लोग उनके सानिध्य में रह करके समाजवाद की गाड़ी को खींचने का काम किया है। उन्होंने जो बात कही है, कोई उन्होंने आलोचना नहीं की है। उन्होंने तो उनको समझाने का काम किया है, सिखाने का काम किया है, कहने का काम किया है कि सड़क की राजनीति करो। यही बात मैं भी कहता था पहले, जब उनके साथ कोर कमेटी की मीटिंग होती थी। मैंने 10 पॉइंट लिख करके तेजस्वी जी को दिया था और उनको उन्होंने स्वीकार भी किया था, कहा था, सराहा भी था, लेकिन उसका एक भी काम नहीं हुआ। क्योंकि वहां तो सिर्फ परिवार और भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ चीज नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में। आप परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य लगातार हमला कर रही हैं नीतीश कुमार के कामों को लेकर। अभी तो फिलहाल मतलब जैसे कल उन्होंने पोस्ट किया है, कहा कि 10,000 महिलाओं को देना तो ठीक है, लेकिन सामाजिक स्तर पर उन्होंने बात की है कि मायका जो है वो लड़की का इतना सिक्योर उसका प्लेस एक होना चाहिए। देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। रोहिणी तो बच्ची रही है, मैं उनके
अभिभावक के तौर पर काम किया हूं, मेरा कुछ नहीं करना। लेकिन जिस दिन वो बयान दी थी कि मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं और परिवार से कोई संबंध नहीं रहे, उस दिन भी जब हमसे लोगों ने पूछा था, मैंने कहा था कि ये सब फेस सेविंग, कल के दिन पूरा परिवार एक है, एक रहेगा और एक रहना भी चाहिए, इसमें क्या दो राय है। लेकिन जो बात रोहिणी जी कह रही है वो सब फेस सेविंग है और कुछ नहीं है। ये सब लोग एक दूसरे के बातचीत होती है। तेजस्वी के साथ तेज प्रताप का लोग बताते हैं कि अलग संबंध, लेकिन तेज प्रताप कहाँ रह रहे हैं? लालू जी के मकान में ही रह रहे हैं, कौटिल्य नगर में। तो ऐसा बात नहीं है, ये सब लोग एक हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, भरमाने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो तेज प्रताप, आपका कहना है कि तेज प्रताप की बातचीत लालू परिवार से हो रही है अभी? निश्चित रूप से होती होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तेज प्रताप से क्या, सभी भाई बहनों का, माता पिता का, सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते होंगे। ये सब दिखलाने के लिए है जो भी सब संवाद चल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एयरपोर्ट पर तेजस्वी और तेज प्रताप मिले थे, लेकिन आपस में बातचीत नहीं किए थे। मैं तो कह रहा हूं ना कि सब फेस सिर्फ अपना अपना दिखलाने वाला है, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। ये सब एक है। अब इनका जनता समझ चुकी है, जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं। यही कारण है कि जहां पर हमारे खिलाफ लालू यादव जी ने भी प्रचार किया, उनकी पार्टी के लोगों ने, मीसा जी ने भी प्रचार किया, लेकिन पटना में 1,26,587 वोट हमें मिला और हर जाति का मिला, हर धर्म का मिला, जिसके वो ठेकेदार बनते हैं उन लोगों ने भी मुझे वोट दिया। इसका मतलब कि उनका जो जनाधार है दरक गया, इस बात का है। और ये सिर्फ फुलवारी ही नहीं, पूरे बिहार में दरका है। इस बात को एहसास नहीं करे। यही बात तो शिवानंद जी ने कहा है। शिवानंद जी ने क्या कहा है कि गांव में जाओ। जब आपको एक घटना बताता हूं, जब जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, चंद्रशेखर जी भारत यात्रा किए थे, उसका मैं भी पदयात्री था। और मैंने पूछा था चंद्रशेखर से कि भैया आप क्यों करना चाहते हैं? कहा कि जनता को समझना होगा, जनता को देखना होगा, उसके दुख दर्द में मिलना होगा। और हम लोगों ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक 6 महीना यात्रा करने का काम किया था। तो यही बात तो शिवानंद जी उनको कर रहे हैं कि गांव में जाओ, उनके साथ रहो, उनके दुख दर्द को देखने का काम करो, सरकार का सकारात्मक आलोचना करने का काम करो। लेकिन सिर्फ कह देना कि बीमार हैं, ये तो जनता ने दिखला दिया। और जो बीमार है, नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहते हैं, उनके अभिभावक हैं, संस्कार उनको क्या है कि अभिभावक को भी किस भाषा में बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी तो आज भी देख रहे हैं, हर दिन वो किसी न किसी जिला का दौरा कर रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। ये बीमार आदमी ये कर सकता है क्या? लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा श्याम रजक जी, क्योंकि आपने नीतीश कुमार के लगातार एक्टिव होने की अचानक से बात की, इसलिए मैं पूछ रही हूं कि अचानक से 15-20 दिन से नीतीश कुमार इतने एक्टिव क्यों हो गए? कहा जा रहा है कि उनके इर्द गिर्द जितने आईएएस ऑफिसर हैं, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों का ये कहना है कि थोड़ा एक्टिव होंगे तभी बीजेपी जो है वो मानेगी कि हाँ सीएम पद के लिए अभी भी नीतीश कुमार ही हैं, अदरवाइज उनकी कुर्सी जा सकती है। चेंज ऑफ गार्ड बिहार में क्या होने वाला है? एक चीज मैं बता दूं, राजनीतिक जो होते हैं वो नीतियां बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं वो नीतियों का काम करते हैं, नीतियों को कैसे कार्यान्वयन हो वो करते हैं, वो रास्ता नहीं बताते हैं। तो नीतीश कुमार नेतृत्व करता है, वो नीतियां बनाते हैं, और ब्यूरोक्रेट उस नीतियों पर काम करके कार्यान्वयन करते हैं। अब बाहर में क्या चर्चा है उससे हमको लेना देना नहीं। नीतीश कुमार इन चीजों को ध्यान भी नहीं देते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं, ये तो आप अचानक से, वो एक्टिव ना अचानक नहीं हुए हैं। अब चुनाव के दौरान जितने एक्टिव नहीं दिख रहे थे वो अचानक से रिजल्ट के बाद, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद फिर से दौरा करना शुरू कर दिए। जी नहीं, ये गलत बात है। नीतीश कुमार जी 146 सभाएं की थी पूरे चुनाव में, और उसके पहले भी वो घूमते रहते थे, बैठक करते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते थे, जो बुद्धिजीवी थे उसके साथ संवाद करते थे। ऐसी बात नहीं कि वो बीमार थे, वो बीमार रहते तो इतना एक्टिव नहीं होते, एक्टिव थे और आज भी एक्टिव है।
अच्छा, उनको कुछ किसी बात का डर सता रहा है क्या? चेंज ऑफ गार्ड बिहार में होने वाला है क्या? जो आदमी 20 साल से राजनीति के धूरी का केंद्र बिंदु रहा हो, उनको डर किस बात का है? जिसके समर्थन से 202 लोग जीते हों, उनको डर किस बात का हो? और बिहार की जनता आज समर्पित है नीतीश कुमार की विजन के साथ, उनको डर किस बात का होगा? कहा जा रहा है कि जेडीयू जो है आरजेडी की आड़ में बीजेपी को निपटाने की तैयारी कर रही है। क्यों निपटाएगी? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है, आज हमको भारत सरकार से जितना सहायता मिल रहा है, आर्थिक सहायता, योजनाओं का सहायता, वो कम है क्या? इसके पहले बिहार को कितना पैसा मिलता था? बिहार को कितनी योजनाएं थी, कितने ट्रेनें आती थी? नीतीश कुमार का नेतृत्व के प्रति एक विश्वास और नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से बिहार के प्रति समर्पण, बिहार के लोगों के प्रति समर्पण, ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी सिर्फ बिहार ही नहीं, देश में एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम करेगी। आप हर बयान से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज ही का बयान नीरज कुमार कह रहे हैं कि आरजेडी के जो 18 विधायक हैं वो जेडीयू के संपर्क में हैं। तो क्या प्लान है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं नीरज कुमार? अब कौन क्या कह रहे हैं? नहीं, आपकी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। देखिए ना, जवाब तो देना ना होगा। वो कह रहे हैं कि 65 लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो उनका जवाब, ये प्रवक्ताओं के जवाब सवाल है। लेकिन हमारी पार्टी किसी को तोड़ने में नहीं लगे। हम 202 हैं, अपार बहुमत है, हमको किसी से क्या जरूरत है? लेकिन कोई आएंगे तो उनका तो स्वागत करेंगे ही ना, इसमें कहां दो राय है। और कांग्रेस के भी 4 विधायक, ऐसा कहा जा रहा है कि 6 में से 4 विधायक नीतीश कुमार से संपर्क में हैं। तो इस तरह से तो लगातार बातें चल रही है। और जिस तरह से हमने देखा था, मतलब वैसे तो अशोक चौधरी भी लगातार कांग्रेस में रहते हुए नीतीश कुमार से मुलाकात करते नजर आते थे। तो आखिरकार तो वो यहाँ आ गए ना, यहाँ एक अहम भूमिका में है जेडीयू में। तो इस तरह से जी देखिए, सब लोग अगर नीतीश कुमार जी के विचारों से समर्पित होंगे, समर्थित होंगे और वो समर्थन देना चाहेंगे, तो हम क्यों उनको ठुकराने का काम करेंगे? लेकिन मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं है कि हम किसी को तोड़ करके लाएंगे। हमको तोड़ने की क्या जरूरत है? हमारा अपार बहुमत है, 202 लोग। लेकिन कोई नया नहीं है। हमने शुरू में भी कहा था कि नीतीश के साथ 225, ये कहा था, 225 की जगह 202 आया। तो हम क्यों कहेंगे? जो जनता हमको इतना बड़ा मैंडेट दी है, हम काम करने के लिए मैंडेट दिए, हम काम करेंगे और काम कर रहे हैं। अच्छा श्याम रजक जी, ये बताइए कि अभी तक तो आरजेडी के कोई भी विधायक जेडीयू में शामिल तो हुए नहीं हैं, लेकिन आपके मुख्य प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि 18 विधायक या कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो आरजेडी को अभी तक तो नहीं टूटी है ना जेडीयू, फिर क्या बस बीजेपी को डराने के लिए या बस ये दिखाने के लिए इस तरह का बयान दे रही है? हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हो सकता है उनसे संपर्क में होंगे, उनके पास आते होंगे। हम लोग के पास भी कई लोग आते हैं, हम लोग भी कई जगह जाते हैं। आना जाना तो एक व्यक्तिगत संबंध है। अब कोई क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, वो जानते होंगे ज्यादा, इसका जवाब तो वही देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है वो भी ले लिया गया, न स्पीकर आपका है, न गवर्नर आपका है, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, फिर जेडीयू जी कौन कहता है कि हमारा नहीं है? हम एनडीए हैं, मजबूत हैं। अगर सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, हमारे प्रेम कुमार हमारे पुराने साथी रहे 74 के हम लोग, वो अगर स्पीकर है तो वो कोई एक पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन एनडीए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा चुनाव के पहले कोई पार्टी ऐसा नहीं किया था, अकेला एनडीए जो था, हर पूरे एनडीए का पंचायत से लेकर प्रखंड तक और विधानसभा स्तर तक हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का समागम हो रहा था। उस समय क्या ये हो रहा था? और हमारे जो भी उम्मीदवार रहे उस सबके साथ नीतीश कुमार भी गए, उनके नेता भी गए, सारे नेता, चिराग पासवान जी भी सभी लोग के पास गए, जीतन राम मांझी जी भी सबके पास गए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी सबके पास गए। तो हमारे यहाँ एकता दिखाई दे रहा था, वो दिखाई दे रहा था और काम भी कर रहे थे। इसलिए इसको कौन विभाग मिला, ये मुख्यमंत्री का अधीन होता है। मुख्यमंत्री किसको कौन विभाग बांटते हैं, किसको कौन मंत्री बनाते हैं, ये मुख्यमंत्री का काम है और उसमें काम देते हैं।
तो अगर सम्राट चौधरी एक सक्षम नौजवान नेता है, अगर उनको गृह विभाग मिला है तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। इसका कोई कटुता करने की क्या बात है। हम तो स्वागत करते हैं कि नीतीश कुमार की नीतियों का वो गृह मंत्री के रूप में सुशासन का लाने का काम कर रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। तो आपको नंबर 1 नहीं बनना है, क्योंकि 2005 के बाद दूसरी बार आपके पास शायद 84 सीटें आई हैं। हम नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सब लोग हैं। हम 84 और 89 के चक्कर में नहीं है, हम 202 के चक्कर में हैं। हमारा 202 है जी। अब आपके ही वो बात आप पर बात कर लेते हैं, क्योंकि दलित का इतना बड़ा चेहरा है श्याम रजक, फिर बिहार की राजनीति में उनको उतना तवज्जो क्यों नहीं दिया गया? तवज्जो तो कौन कहता है कि तवज्जो नहीं दिया जाता है? लेकिन जब हम दलित राजनीति की बात करते हैं नहीं तो मंत्री बनना वही है तवज्जो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मंत्री के रूप में क्या उनको पहचान बनी? हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है, मैं उनसे कोई उनका तो अपना तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर क्या थे? मंत्री कुछ दिन तक रहे, लेकिन वो एक बड़ा नाम सिर्फ दलित का नहीं, पूरे समुदाय का, पूरे हिंदुस्तान का एक नाम रहा है। तो मैं दलितों की बात करता, इसका मतलब ये नहीं कि दलित नेता के रूप में हूं, मैं सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हूं। दलित जो सबसे पीछे पैदान पर है, उसके आंखों के आंसू जो सूख गए, उसके आंखों में एक चमक लाना चाहता हूं। यही मेरा काम रहा है और मैं काम करता हूं, उसमें सफलता आता। और मैं नीतीश कुमार हमें मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। आप बताइए, जो मांझी परिवार है, मुसहर परिवार, सबसे दलित में सबसे पीछे है। देश की आजादी के बाद से आज तक योजनाएं आई, सब कुछ आया, लेकिन उसका उत्थान जितना होना चाहिए नहीं हुआ। उसकी बात अगर करते हैं तो मैं दलित नेता हो जाता हूं। मैं तो इसलिए उसकी बात उठा रहा हूं कि समाज का वो अंग है, उसके विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। क्योंकि शरीर का अगर हर अंग अगर स्वस्थ नहीं होगा तो वो विकलांग कहा जाएगा। भारत का अगर हर इलाका अगर विकसित नहीं होगा तो भारत की जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जो ले रहे हैं कि 2047 में हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जिस तरह चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक के समय यही बिहार के बदौलत विश्व गुरु था हिंदुस्तान, तो आज जो ये सपना देख रहे हैं वो साकार तब होगा जब बिहार का हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र के लोग विकसित होंगे, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। निशांत कुमार की चर्चा लगातार हो रही है, तो इस पर आपका क्या टेक है? निशांत कुमार को क्या राजनीति में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी के रूप में ही जेडीयू देख रही है, या सिर्फ राजनीति में एंट्री करवा रही है? उस पर एक बात मैं कह दूं, मैं बराबर पकड़ रहा हूं कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। नौजवान अगर राजनीति में आते हैं तो उनके अंदर जो जज्बा होता है, जो जोश होता है, वो परिवर्तन का विकास में एक बड़ा सहायक होता है। निशांत कुमार एक अच्छे नौजवान नेता हैं और उनके अंदर ललक है। अगर वो आते हैं तो स्वागत है, उत्तराधिकारी के रूप में नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, कोई आए स्वागत है। निशांत कुमार जी आएंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। जेडीयू की कमान संभालने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कहना कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में वो आएंगे, बिहार के जनता दल के कार्यकर्ताओं के उत्तराधिकारी के रूप में। जेडीयू की कमान संभालेंगे निशांत कुमार या नहीं? मेरा सीधा सवाल है। ये तो तय करना मेरा काम नहीं है। ये तो हमारा अभी सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव होंगे, कौन क्या बनेगा वो जाने, हमारे कार्यकर्ता जाने, वो चाहेंगे। नीतीश कुमार जी कभी परिवारवाद के समर्थक नहीं रहे हैं, न रहेंगे। मैं इस बात का इसलिए हूं कि मैं इस बात को जानता हूं, 73 से नीतीश कुमार जी को जानता हूं। वो परिवारवाद के समर्थक नहीं है, बल्कि उसके कठोर विरोधी है। जी। लेकिन निशांत कुमार को परिवारवाद के रूप में देखना ये भी गलत होगा। निशांत कुमार में राजनीतिक परिपक्वता है, कर्मठता है, नौजवानों के लिए ललक है, बिहार के लिए जज्बा है। ऐसे नौजवानों को राजनीति में आते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति उनका
भरपूर स्वागत करने का काम करेगा। आपके जितने भी सहयोगी दल हैं उनके सबके बेटे बेटियां राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा हो रही है कि परिवारवाद पे आखिरी जो था वो नीतीश कुमार ही थे, जो नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाए थे और फिर उनकी एंट्री हुई। उसके बाद लगातार ये भी चर्चा होने लगी कि एक जो बचा हुआ था जेडीयू से नीतीश कुमार, जेडीयू में तो हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो अपने बेटे बेटियों को आगे राजनीति में लाए हैं। तो आपने परिवारवाद की बात की जी, कौन लाता है कौन नहीं लाता है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार जनता दल यू इसके सख्त विरोधी है, ये बात को मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, लेकिन उसको निशांत कुमार से जोड़ना ये उनके साथ अन्याय होगा। निशांत कुमार कोई ऊपर से नहीं आ रहे हैं, अगर आना होगा उसके लिए उनको खुद फैसला लेना होगा और हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोग आए, क्योंकि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। लोकनायक जयप्रकाश जी अगर नहीं रहते, मान्यवर चंद्रशेखर जी नहीं रहते, तो मेरे जैसा एक व्यक्ति राजनीति में नहीं आता और आप हमारा इंटरव्यू नहीं लेते रहते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम रजक जी हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि हमने जितने सवाल किया बहुत बच बचा के इसका जवाब दिए हैं, बट मैंने साफ शब्दों, मेरी किताबें खुली हुई है, मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ। नहीं, स्पष्ट शब्दों में तो आपने नहीं कहा है। अब बहुत बच बचा के एनडीए के लिए और जेडीयू के लिए बहुत बच बचा के खास करके बैटिंग की है यहाँ से। बच बचा के नहीं, मैंने एनडीए का, जनता दल यू का एक कर्मठ सिपाही हूँ, तो मैं तो उसकी बात करूंगा ही, लेकिन बच बचा के नहीं, स्पष्टता के साथ, सकारात्मक और बजाबता स्पष्ट रूप से। अगर आपको कहीं पर लग रहा है शक, तो आप फिर से सवाल कर सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।